भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, अक्सर ही बार बार यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा। और किसी भी ज्योतिषी के पास जाने वाले व्यक्ति द्वारा पूछा गया यह एक अहम सवाल होता है। मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं और सभी ज्योतिर्विद अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी पद्धति द्वारा इस सवाल का जवाब भी देते हैं। लेकिन देखा जाए तो भाग्योदय सभी का नहीं होता है। कुछ लोगों का भाग्योदय वाला पीरियड एक सीमित समय के लिए आता है और फिर गाड़ी वहीं की वहीं चली जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ समय अच्छा चला, भाग्य ने भी साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वही स्थिति हो जाती है। तो इसमें निश्चित ही हर कुंडली में एक कोई ग्रह ऐसा होता है जो इस स्थिति में बैठा होता है कि वह हमेशा के लिए भाग्योदय करवा दे। आज हम सभी लग्नों में उसी एक ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से परमानेंटली भाग्योदय होता है। और आप जानते हैं कि परमानेंटली किसी का नहीं होता, बहुत कम लोगों का होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग अडानी अंबानी बन जाते हैं और कुछ लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कुछ लोगों के लिए कि यह तो मुकद्दर का सिकंदर है। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं सभी लग्नों में कि कौन सा ग्रह है जो मुकद्दर का सिकंदर आदमी को बना देता है। अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जीवन भर संघर्ष ही करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना भाग्य के भी अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें उनके भाग्य का योगदान कम और उनकी मेहनत का योगदान ज़्यादा रहता है। और कुछ लोग बिना संघर्ष के ही सब कुछ पा जाते हैं। इसका मतलब उनका भाग्योदय हो चुका है या जन्म से ही उनके भाग्योदयकारी ग्रह की स्थिति कुंडली में इस प्रकार की होती है कि उनको ज़्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। और ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह बात सही भी है, क्योंकि कुछ लोगों का भाग्योदय नहीं हो पाता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं होती है। इसीलिए हर आदमी अडानी अंबानी नहीं बनता है, क्योंकि यह भाग्योदय वाला योग कम ही कुंडलियों में पाया जाता है। और जिनकी कुंडलियों में यह योग है उनको भाग्य के मामले में कोई शिकायत नहीं रहती। तो आइए अब प्रत्येक लग्न में हम भाग्योदयकारी ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि कौन से लग्न में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठकर भाग्योदय कराएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना लग्न मालूम कर लीजिए कि आपका लग्न कौन सा है, और उसके बाद हम जो आपको बता रहे हैं उस ग्रह की स्थिति देख लीजिए कि वह उस राशि में बैठा है कि नहीं। और आपको बस इतने से ही यह मालूम पड़ जाएगा कि आपका भाग्योदय कब होगा और कौन से ग्रह की दशा में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। तो मेष लग्न में आपको गुरु की स्थिति देखनी पड़ेगी भाग्योदय के लिए। मेष लग्न में आप गुरु को देखिए कि वह मीन राशि में बैठा हो, यानी जहां पर 12 का अंक लिखा है वहां पर गुरु बैठा है। तो यदि मीन राशि में मेष लग्न वालों का गुरु बैठा है तो भाग्य के मामले में ये अत्यंत धनी होते हैं और इसी गुरु की दशा में आपका भाग्योदय होगा। नक्षत्र स्वामी है तो फिर तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। यदि नक्षत्र स्वामी नहीं है तो इस गुरु की दशा का इंतजार कीजिए और इस गुरु की दशा में भाग्य के साथ साथ जरा सा परिश्रम का पुट भी आप लगा देंगे तो बहुत शानदार भाग्योदय यह गुरु करवा देता है। यदि आपका वृष लगन है तो यहाँ पर शनि को देखना होगा। यह शनि ही वृष लगन वालों को मुकद्दर का सिकंदर बनाता है। यदि यह शनि मिथुन राशि में बैठा है, यानी जहाँ पर 3 का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए इसी शनि के दशाकाल में आपका भाग्योदय होगा। और उसके बाद आपको भाग्य के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। यह बहुत ही शानदार भाग्योदय करवाता है।
लेकिन इसको होना चाहिए मिथुन राशि। अब मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में भी आपको शनि को ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको मिथुन राशि में ही, यानी जहाँ आपका लग्न है उसी में 3 का अंक लिखा होगा, तो यह यदि मिथुन राशि में बैठा है तो यह आपका भाग्योदय करवा देगा। इसी शनि के दशाकाल में आपका भाग्योदय होगा और किस्मत के मामले में आपको इस दशाकाल के बाद कोई शिकायत नहीं रहेगी। यदि यह नक्षत्र स्वामी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाग्य के मामले में, लेकिन यदि यह नक्षत्र स्वामी नहीं है तो इसकी दशा काल में आपका भाग्योदय होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क लगन की। तो कर्क लगन में भाग्योदयकारी ग्रह के लिए हमको केतु को देखना पड़ेगा। हालांकि आप में से कुछ लोग राहु केतु को पाप ग्रह मानते हैं कि ये कुछ नहीं देते, नुकसान ही करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कर्क लगन में केतु की जो स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्थिति अगर है और मान लीजिए यह केतु नक्षत्र स्वामी भी है तो भाग्य के मामले में ये बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। जातक को धन के मामले में, भाग्य के मामले में, परिवार के मामले में हर तरह से केतु की यह स्थिति कर्क लग्न वालों के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है। पर यहाँ केतु को मेष राशि में बैठा होना चाहिए और मेष राशि में केतु यहाँ पर जातक को परम सौभाग्यशाली बनाता है। यानी आपका जन्म यदि अश्विनी, मघा या मूल इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो यह केतु नक्षत्र स्वामी होगा और इस स्थिति में यह केतु जातक को इतना सौभाग्यशाली बना देते हैं कि वह जिस चीज को भी छू ले वह सोना बन जाती। तो कर्क लगन वाले जातक चेक करें कि उनका केतु कहाँ बैठा है। मेष राशि यानी जहाँ 1 का अंक लिखा होता है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। तो सिंह लगन में भाग्योदय के लिए जिम्मेदार होता है सूर्य। तो आपको यहाँ पर सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सूर्य यदि धनु राशि में बैठा है यानी जहाँ 9 का अंक लिखा है तो यही सूर्य अपने दशाकाल में आपका भाग्योदय करवाएगा। और इस स्थिति का सूर्य जातक को अपने दशाकाल में हर वह वस्तु देता है जिसकी वह इच्छा भी कर ले, यानी इसे आप इच्छा पूर्ति योग भी कह सकते हैं। तो जहाँ 9 का अंक लिखा है वहाँ पर सूर्य बैठा है तो यह अपने दशाकाल में आपका भाग्योदय कराएगा। और कहीं यह नक्षत्र स्वामी हुआ फिर तो किस्मत के मामले में आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी नक्षत्र स्वामी होने की स्थिति में ये जातक भाग्य साथ लेकर ही पैदा होते हैं। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न वालों के भाग्य की कुंजी शुक्र के हाथ में होती है। यदि कन्या लग्न वाले जातकों का शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है यानी जहाँ पर 8 का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि इसी शुक्र के दशाकाल में आपका भाग्योदय होगा। और शुक्र की इस स्थिति वाले जातकों का और भी प्रबल भाग्योदय होता है उनके विवाह के पश्चात। विवाह होने के पश्चात ये जातक पीछे मुड़कर नहीं देखते किस्मत के मामले में, और किस्मत के मामले में ये भाग्य के धनी कहलाते हैं। अब तुला लग्न की बात की जाए तो भाग्योदय के लिए तुला लग्न वालों को बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी। यहाँ पर बुध यदि वृष राशि में बैठा है जहाँ 2 का अंक लिखा है तो समझ लीजिए इसी बुध के दशाकाल में आपका भाग्योदय होगा। तुला लग्न वाले जातकों का बुध यदि वृष राशि में बैठा हुआ है तो उनको मेहनत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से ही वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और यही बुध जातकों के लिए भाग्योदयकारी भी सिद्ध होता है, उनको नीतिवान और गुणवान भी बनाता है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न में भाग्योदय के लिए आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा।
यदि वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी जहां 10 का अंक लिखा है, तो यही चंद्रमा आपके भाग्य के ताले खोलने वाला साबित होगा। और यही चंद्रमा कहीं नक्षत्र स्वामी हो तो इन जातकों की उच्च विद्या निर्विघ्न समाप्त होती है। कोई विघ्न बाधाएं इनकी उच्च विद्या में नहीं आती हैं और समयानुसार उचित आयु में इनका विवाह भी संपन्न हो जाता है और विवाह के पश्चात इनका भाग्य और तेजी से साथ देने लगता है। और मान लीजिए कहीं यह नक्षत्र स्वामी ही है तो यह जातकों को मकर राशि में बैठकर परम सौभाग्यशाली बना देता है, वरना अपने दशाकाल में भी भाग्योदय तो करा ही देगा और अच्छी स्थिति बना देता है। अब यदि धनु लग्न की बात की जाए तो धनु लग्न वाले जातकों का भाग्योदय कराता है सूर्य। यदि आपकी कुंडली में सूर्य धनु राशि में बैठा है, धनु राशि यानी जहां 9 का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए यही आपका भाग्योदय कराएगा। यह सूर्य यदि नक्षत्र स्वामी भी हुआ तो आप पैदाइशी भाग्यशाली हैं और न केवल भाग्यशाली हैं बल्कि ये जातक को राजनीतिक गुणों से संपन्न भी बनाता है। और यह नक्षत्र स्वामी हो तो इन जातकों को उच्च राजनीतिक पदों की प्राप्ति होती है या सरकारी पदों की प्राप्ति होती है, यानी ये अधिकार संपन्न होते हैं। और नक्षत्र स्वामी नहीं हो, केवल इस सूर्य की दशा का भोगकाल हो तो भी ये सूर्य यहाँ पर भाग्योदय करा देता है और जातक अच्छी बढ़िया उन्नति प्राप्त करता है। आइए अब बात करते हैं मकर लगन की। तो मकर लगन वाले जातकों को भाग्योदय के लिए राहु की स्थिति देखनी पड़ेगी। मकर लगन वाले जातकों की कुंडली में यदि राहु तुला राशि में बैठा हो, यानी जहां 7 का अंक लिखा है 7, तो यह राहु बहुत प्रबलता से भाग्योदय कराता है। और यह राहु कहीं नक्षत्र स्वामी हुआ तो जातक जन्मजात भाग्यशाली होता है, वरना अपने दशाकाल में यह बहुत प्रबल रूप से भाग्य को चमका देता है। और यहाँ तुला राशि में बैठा हुआ राहु जातक को न केवल भाग्य के मामले में धनी बनाता है बल्कि ये जातक धार्मिक स्वभाव के होते हैं, यानी धार्मिक विचारधारा वाले। वैवाहिक जीवन भी इनका बहुत सुखी रहता है और उचित समय पर उचित आयु में ही इनका विवाह हो जाता है। इसके अलावा ये गुरु भक्ति से भी ओतप्रोत होते हैं, नास्तिक नहीं होते हैं। ये राहु की यह बहुत सुंदर स्थिति है। आइए अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो यहाँ पर कुंभ लग्न वाले जातकों को अपने शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी जहां 8 का अंक लिखा है, तो समझ लीजिए इसी शुक्र के दशाकाल में आपका प्रबल रूप से भाग्योदय होगा। और इसी शुक्र के दशाकाल में जातक भाग्य का धनी होता है। यह शुक्र जातक के भाग्य के ताले खोल देता है। जरा सी मेहनत से, छूने भर से ही इनके काम हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बात का ध्यान रखें कि यह शुक्र प्रबल रूप से भाग्योदयकारी तो है, लेकिन शुक्र की इस स्थिति की वजह से जातक की वाणी थोड़ी असंयमित हो जाती है, यानी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, कुछ का कुछ बोल जाता है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान इस शुक्र के महादशा काल में अवश्य रखा जाना चाहिए। भाग्य के मामले में तो यह धनी बना देगा, किंतु वाणी पर नियंत्रण करना आपको आना चाहिए। और अब अंत में बात करते हैं मीन लग्न में भाग्योदयकारी ग्रह की। तो यहाँ मीन लग्न में हमको भाग्योदय के लिए सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो यदि सूर्य धनु राशि में बैठा है, यानी जहाँ पर 9 का अंक लिखा है कुंडली में, वहाँ पर सूर्य बैठा है, तो आपका भाग्योदय इसी सूर्य के दशाकाल में होगा। और कहीं यह सूर्य नक्षत्र स्वामी है तो आप पैदाइशी भाग्यशाली हैं। मीन लग्न में धनु राशि में बैठे हुए सूर्य के दशाकाल में और यह नक्षत्रपति हो तो भी प्रबल रूप से भाग्योदय तो कराता ही है। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए कि इस सूर्य के दशाकाल में जातक के संबंध अपनी ससुराल वालों से ऊंचे नीचे होते रहते हैं। यानी साफ शब्दों में कहूँ
तो ससुराल से पटरी कम खाती है। तो इस बात को इस सूर्य के दशा काल में थोड़ा ध्यान में रखें और ससुराल से संबंध खराब ना हो इसका ध्यान रखें। लेकिन ये पक्का है कि ससुराल के साथ संबंध खराब ये है सूर्य करवा ही देता है। तो साथियों, हमने यहाँ पर सभी लग्नों में और बहुत सरल भाषा में आपको भाग्योदयकारी ग्रहों के बारे में बताया और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि हमने बिना किसी शास्त्रीय वाणी के सिंपल शब्दों में आपसे बात की है और आप स्वयं इसको देख सकते हैं और देख के इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ आज के चैप्टर को हम यहाँ विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।